अच्छा जी, क्लास करते हैं स्टार्ट। और यहाँ से मैं ओपन करता हूँ स्लाइड्स। तो आज हमारा डे 9 है जावास्क्रिप्ट का, और आज हम पढ़ेंगे एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। बेसिकली एसिंक्रोनस का मतलब क्या है? जावास्क्रिप्ट जो है ना, या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, वो चलती है हमारे पास लाइन बाय लाइन। लाइन बाय लाइन से क्या मुराद होता है कि पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। अब इसके दरमियान में हम कोई ऐसा प्रोसेस लगा दें जिसमें जो है वो हमारे पास टाइम लगे, कुछ ऐसा प्रोसेस हो। यानी ऐसा हो सकता है कि हम यहाँ से जो है वो लॉगिन करें अपनी वेबसाइट के ऊपर, और ये डाटा जो है, चूँकि यहाँ पर हम जो भी डालेंगे, मतलब ईमेल्स और इस तरह की कुछ भी चीज़ डालेंगे, तो वो पीछे जाएंगी सर्वर के पास। पहले वहाँ पर ऑथेंटिकेट होंगी कि आया ये ईमेल या ये पासवर्ड जो है वो एग्जिस्ट करता है हमारे डेटाबेस में या नहीं। तो इस सब में लगता है टाइम, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा सर्वर जो है वो कितनी देर में जो है वो हमें रिस्पॉन्स करेगा। तो चूंकि सर्वर स्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन चल रही होती है, तो इसके बाद की जो लाइंस हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। इससे हमारी जो प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी है वो जो है वो रुक जाएगी, वो एग्जीक्यूशन उसकी स्टॉप हो जाएगी। इसकी एक एग्जांपल रियल लाइफ वाली मैं आपको ऐसे दे देता हूँ कि आप रेस्टोरेंट जाते हो, तो वहाँ पर आप खाना जो है वो ऑर्डर करते हो। अब क्या है कि अगर उस रेस्टोरेंट में शेफ़ जो है वो सिर्फ एक ही है, और वो आपका ऑर्डर लेके सिर्फ आपके ऑर्डर पर ही काम करना शुरू कर देता है। अगर कोई और कस्टमर आता है तो वो उसका ऑर्डर तब तक नहीं लेता जब तक आपका जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों का ऑर्डर वो इकट्ठा ही बना लें, लेकिन इससे वो क्या होगा कि उसकी एग्जीक्यूशन उसके ऑर्डर की रुक जाएगी, और इसको बहुत ज़्यादा जो है वो वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है एसिंक्रोनस का कॉन्सेप्ट। एसिंक्रोनस बेसिकली क्या करता है कि वो आपका भी ऑर्डर लेगा, वो दूसरे कस्टमर का भी ऑर्डर लेगा, और वो साथ में और भी काम कर रहा होगा। वो सारे काम जो है वो साइमल्टेनियसली अपने अपने टाइम पर कर रहा होगा। मतलब अगर आपके ऑर्डर में उसने आपकी चीज़ जो है वो उसने चूल्हे पे रखनी है, तो वो चूल्हे पे रख देगा। फिर वो दूसरे ऑर्डर की अगर कोई चीज़ है जिसमें कटिंग करनी है, तो वो कटिंग स्टार्ट कर देगा। जितनी देर में आपका खाना चूल्हे पर पक रहा है, इतनी देर में वो कटिंग कर रहा है। तो ये एसिंक्रोनस का कॉन्सेप्ट हो गया। सिमिलरली प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है कि अगर आपने कोई डाटा सर्वर पर सेंड करना है या रिसीव करना है वहाँ से, तो ये एक ऐसा समझ लें कि इसको एक क्यू में डाल देगा। क्यू क्या होती है? हमारे पास एक कितार आप समझ लें, उसमें डाल देता है। एक लाइन में जो है वो आपका ये वाला कोड जो है वो डाल देगा, और जैसे ही वहाँ से जो है रिस्पांस आ जाएगा, तो वो उस रिस्पांस को जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन इससे बाकी प्रोग्राम की जो है वो एग्जीक्यूशन स्टॉप नहीं होगी। अगर इस डाटा सेंडिंग या रिसीविंग के नीचे भी कुछ कोड है, तो वो क्या करेगा, इस वाले जो फंक्शन है उसको एक क्यू में डाल देगा। ठीक है, एक आप समझ लें कि इस तरह की कितार है, वो यहाँ पर डालेगा। यहाँ पर इसकी एग्जीक्यूशन अलहदा से चल रही है, और आपकी जो बाकी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है वो नॉर्मली आपकी चलती रहेगी। और जैसे ही ये वाला कोड हमारे पास जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होकर आ जाएगा, तो वो इसको भी एग्जीक्यूट कर लेगा। तो इससे हमारी प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी जो है वो नहीं रुकती। एसिंक्रोनस में जो सबसे पहली चीज़ हमारे पास होती है वो होती है सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट बेसिकली जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है, और ये क्या करता है कि हमारे पास एक टाइम सेट कर लेता है। हम किसी भी फंक्शन को जो है वो एक डिले के बाद जो है वो चला सकते हैं। यानी अगर मैं एक बटन दबाऊं, और वो बटन क्या करे कि 5 सेकंड्स के बाद जो है वो कोई फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट कर ले। यानी अगर मैं ये बटन दबाऊं, तो मेरे पास 5 सेकंड्स बाद यहाँ पर एक अलर्ट आ जाए कि यू प्रेस्ड अ बटन। ठीक है, बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सेट टाइम आउट का फंक्शन। अब इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम एक फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये कुछ भी फंक्शन हो सकता है जो हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट करना है। इसको बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन। जब आप किसी फंक्शन के अंदर जो है वो एक फंक्शन एज अ पैरामीटर पास करते हैं, उसको कॉल बैक्स बोलते हैं, कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं। कॉल बैक फंक्शन का कॉन्सेप्ट आगे है, तो मैं वो आगे चलकर आपको बताऊंगा। देन हमारे पास सेकंड पैरामीटर होता है डिले, जो कि मिली सेकंड्स में होता है, जो कि हमारे पास टाइम डिनोट करता है कि हमने कितना टाइम जो है वो डिले करवाना है। अब 1 सेकंड का जो टाइम होता है वो हमारे पास होता है 1000 मिली सेकंड्स के इक्वल। तो यहाँ पर जब हम टाइम मिली सेकंड्स में लिखते हैं, तो हमने यहाँ पर 2000 लिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 सेकंड के बाद ये वाला जो है वो प्रोग्राम या ये वाला जो लाइन है वो चलेगा। इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें कि यहाँ पर हमने console डॉट लॉग किया स्टार्ट। ये तो नॉर्मली हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगा। देन यहाँ पर हमने एक सेट टाइम आउट का फंक्शन लगाया। अब इसके अंदर ये देखें, हमने एक ये कॉल बैक फंक्शन लगाया। कॉल बैक फंक्शन मैंने पहले भी बताया कि
किसी फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन एज अ पैरामीटर पास करना, बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन। तो हमने यहाँ पर ये एरो फंक्शन का यूज़ किया। हम यहाँ पर सादा फंक्शन भी जो है वो बनाकर यूज़ कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर मैंने एक रेगुलर फंक्शन बनाया, उस फंक्शन का कोई नेम लिखा और वो नेम है जो है वो यहाँ पर पास इन कर दूंगा। लेकिन हम लोग मॉडर्न जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो हम लोग मॉडर्न वे से ही कोड लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने एरो फंक्शन जो है वो बना लिया। अब इस एरो फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, console डॉट लॉग दिस रन्स आफ्टर 2 सेकंड्स, यानी ये वाली जो लाइन ऑफ कोड है वो 2 सेकंड्स के बाद चलेगी। कितने सेकंड्स के बाद? 2 सेकंड्स के बाद। यहाँ पर लिखा हुआ हमने 2000 मिली सेकंड्स। तो टाइम आउट क्या करता है कि बेसिकली आपको कोई भी फंक्शन जो है वो कि एक डिले सेट अमाउंट ऑफ टाइम के डिले के बाद चलता है। तो ये भी एक एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट हमारे पास है। जैसे कि हमने लगा दिया 2 सेकंड के टाइमर के लिए, तो क्या होगा कि हमारे प्रोग्राम इसी तरह चलता रहेगा और ये भी जो है वो 2 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट होके आ जाएगा। इस फंक्शन की वजह से जो है वो हमारे बाकी प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है वो स्टॉप नहीं होगी। दैन सिमिलर इस सेट टाइम आउट से एक सिमिलर फंक्शन एक और हमारे पास आता है, सेट इंटरवल। अब सेट इंटरवल क्या करता है, बेसिकली वो ये करता है कि वो हर मिली सेकंड के डिले के बाद जो है वो फंक्शन को रेपिटेडली चलाता रहता है। अब इसको ऐसे समझ लें कि ये कुछ टाइम बाद जो है वो ऑटोमेटिक हमारे पास एक फंक्शन को रिपीट करता रहता है। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें। अच्छा, ये भी जो है वो हमारे पास सिमिलर टू सेट टाइम आउट दो पैरामीटर्स लेता है। एक होता है हमारे पास कॉल बैक फंक्शन और नेक्स्ट हमारे पास होता है टाइम। यहाँ पर हमने काउंटर बना लिया, यहाँ पर हमने एक आईडी का वेरिएबल बना लिया और हमने यहाँ पर सेट कर लिया सेट इंटरवल। कॉल बैक फंक्शन बनाया और console डॉट लॉग हमने क्या किया, काउंट, और यहाँ पर हमने ये टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ करते हुए इस काउंटर की वैल्यू इसके अंदर पास कर दी और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, काउंट प्लस प्लस, और यहाँ पर एक इफ़ का चेक लगा दिया कि अगर काउंटर की वैल्यू जो है वो 5 से बड़ी हो जाती है तो हमारे पास इंटरवल जो है वो क्लियर कर दे। ये भी जो है वो एक हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है सेट इंटरवल का ही जावास्क्रिप्ट के अंदर। ये बेसिकली क्या करता है कि इस इंटरवल को क्लियर कर देता है। चूँकि ये रेपिडेटली चलता रहता है तो इसको हमने रोकना भी होता है। तो हमने क्या यहाँ पर कंडीशन लगाई, काउंटर की वैल्यू जब 5 से ऊपर हो जाए तो इंटरवल को क्लियर कर दो, और यहाँ पर हम लोगों ने ये वेरिएबल जो है वो पास कर दिया है। और ये क्या करेगा, 1 सेकंड के बाद हमारे पास इस तरीके से इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी और वो प्रिंट होती जाएगी। तो 1-1 सेकंड के बाद रेपिडेटली ये वाला फंक्शन जो है वो चलता रहेगा। और जैसे ही हमारे पास ये वाला चेक ट्रू हो जाएगा, यानी इफ़ काउंटर इज़ ग्रेटर देन 5, हमारे पास यहाँ पर क्लियर इंटरवल का फंक्शन चल जाएगा जो कि क्या करेगा, इसकी एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देगा। तो इसमें की पॉइंट्स हमारे पास क्या है कि सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल जो है वो नॉन ब्लॉकिंग है, यानी अगर हमारे पास फंक्शन में कहीं पर सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल्स लगे हुए हैं तो वो बाकी जो प्रोग्राम है उसकी एग्जीक्यूशन को स्टॉप नहीं करेगा। ये बैकग्राउंड में हमारे पास चलते रहेंगे, लेकिन जो बाकी कोड है वो भी हमारे पास साथ साथ चलता रहेगा। ये जब अपने टाइम इनका टाइम रीच हो जाएगा तो इस डिले के बाद ये वाला जो है इसके अंदर जो भी फंक्शन होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हमारे पास आते हैं कॉल बैक फंक्शंस, जिनका मैंने पहले भी आपको बताया। कॉल बैक फंक्शन ऐसे फंक्शंस होते हैं जो एज एन आर्ग्यूमेंट हम दूसरे फंक्शंस को प्रोवाइड करते हैं जो कि हम बाद में एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें कि मैंने एक फंक्शन बनाया ग्रीट यूज़र का। इसमें सबसे पहले मैंने नेम पास कर दिया और एक कॉल बैक पास कर दिया जो कि हमारे पास कॉल बैक फंक्शन होगा। सबसे पहले क्या होगा, console डॉट लॉग किया और हेलो यहाँ पर मैंने टेम्पलेट लिटरल के अंदर जो है वो अपनी नेम की जो भी वैल्यू हम इंटर करेंगे वो पास कर दी। अब जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ क्या है कि हमारे पास वो कॉल बैक फंक्शन जो हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया है वो रन होना चाहिए। अब कॉल बैक फंक्शन हमारे पास कौन सा है, हमने नीचे एक और फंक्शन बनाया से गुड बाय का, यहाँ पर console डॉट लॉग गुड बाय कर दिया। अब ग्रीट यूज़र का जब मैं फंक्शन चलाऊंगा, एग्जीक्यूट करूँगा, उसको बेसिकली कॉल करूँगा, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया, वैल्यू पास की नेम की फ़हद, और से गुड बाय का फंक्शन जो है वो पास कर दिया। अब से गुड बाय का फंक्शन यहाँ पर आ गया। सबसे पहले console डॉट लॉग हमने किया हेलो और यहाँ पर हमने कर दिया नेम, तो हमारा यहाँ पर नेम जो है वो आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, हमारे पास हमारा कॉल बैक फंक्शन चलेगा जो कि जे है। तो आपने देखा कि हमने ये फंक्शन जो है वो एज एन आर्ग्यूमेंट यहाँ पास किया और उसको यहाँ पर जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया। अब इसमें एक इसमें एक इशू है इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर, और वो इशू अब बेसिकली हम यहाँ पर करना क्या चाह रहे हैं कि हम लोग हमें जो कॉल बैक फंक्शंस की ज़रूरत पड़ी क्यों एक्चुअली। ऐसा भी हो सकता है कि किसी फंक्शन के अंदर हम कुछ और फंक्शन जो है ना इस
लाइन ऑफ कोड के बाद एग्जीक्यूट करना चाहें, यानी हमारे पास हेलो नेम के बाद यहाँ पर कुछ और कोड चलना शुरू हो जाए, इसके बाद हमारे पास कुछ और कोड चलना शुरू हो जाए, कुछ और कोड चलना शुरू हो जाए, तो हम क्या करते हैं कि कॉल बैक फंक्शंस जो है वो इसको प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा इशू है, और ये कॉल बैक फंक्शंस जो है ये अब हम नहीं यूज़ करते, मतलब ये अब बहुत लिमिटेड हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन इस तरीके से इसके अंदर नेस्टिंग नहीं करते कि इसके अंदर भी एक और फंक्शन चला दिया, उसके अंदर एक और फंक्शन जो है वो पैरामीटर सेट कर दिया, उसके अंदर एक और पैरामीटर जो है वो सेंड कर दिया फंक्शन का। ये जो है हम लोग 2015 या 16 से पहले करते थे, मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर जो ES6 या ES7 वाले जो वर्जन हैं उससे पहले हम जो है वो कॉल बैक्स यूज़ करते थे। क्यों? इसके अंदर मसला क्या था, इसको बोलते हैं कॉल बैक हेल। जब हम बहुत ज़्यादा नेस्टिंग कर देते हैं, आप देख सकते हो कि हमने फंक्शन के अंदर जो है वो फंक्शन भेजा हुआ है यहाँ पर इस तरीके से, ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं और ये हमारे पास जो है वो फंक्शंस हैं। तो क्या हुआ कि हमारे पास इस तरीके से जो है वो एक कॉल बैक हेल बन जाती है, और इस सब को मैनेज करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है हमारे पास, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नेस्टिंग यहाँ पर डीप नेस्टिंग हो जाती है। तो इस जो ये आइडियोलॉजी है इसको हम बोलते हैं कॉल बैक हेल, जब हमारे पास बहुत ज़्यादा डीपली नेस्टेड हो जाते हैं कॉल बैक्स। तो इसका हल ये निकाला गया कि हमने एक न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसको बोलते हैं प्रोमिसेस और एसिंग अवेट, जो कि हम आज भी जो है वो यूज़ करते हैं। एसिंग अवेट और प्रोमिसेस जो है वो हम लोग रिएक्ट जेएस के अंदर भी देखेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट रिएक्ट जेएस के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं। मेरे ख्याल से सर फ़खर ने ज्वाइन किया है, मैं उनको कॉल बैक फंक्शन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। हम क्लास के मिडिल में रिकॉर्डिंग चल रही है तो कोई इशू क्लास नहीं, कोई कंटिन्यू। इशू नहीं। सही। अच्छा, कॉल बैक फंक्शंस के की पॉइंट्स क्या हुआ है कि हम इसको इवेंट लिसनर्स में, टाइमर्स में या एसिंक्रोनस कोड के अंदर यूज़ करते हैं। इवेंट लिसनर में इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, इसकी बहुत सिंपल एग्जांपल ये है कि btn डॉट ऐड इवेंट लिसनर, या स्पॉट मैंने लिखा है, इसके अंदर हमने क्या क्लिक चलाना है, तो इसके अंदर जो यहाँ पर हम फंक्शन बेसिकली एरो फंक्शन हम लिख रहे होते हैं, इसको भी कॉल बैक ही बोलते हैं। तो कॉल बैक फंक्शन अब हम जो है वो इस तरीके से जो है वो यूज़ करते हैं, लेकिन उसके अंदर जो है हम नेस्टिंग यूज़ नहीं करते। मतलब हम ये नहीं करते कि पहले ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो, फिर ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो, फिर ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो, इससे हमारे पास नेस्टिंग हो जाती है और बहुत ज़्यादा जो है वो मैस क्रिएट हो जाता है। प्रोमिसेस बेसिकली आए इस कॉल बैक हेल वाले इशू को सॉल्व करने के लिए। और प्रोमिसेस क्या करता है, एक ऐसी वैल्यू रिप्रेजेंट करता है जो कि आप ऐसा समझ लें कि ये वादा होता है कि या तो ये काम हो जाएगा, या तो ये नहीं होगा, या तो ये बाद में होगा। तो प्रोमिस का मतलब क्या हुआ कि ये एक ऐसी वैल्यू है जो कि या तो एग्जीक्यूट हो जाएगी, या तो थोड़ी देर बाद होगी, या तो कभी नहीं होगी। मतलब या सक्सेस होगा या एरर होगा, या हमारे पास जो है वो किसी डिले के बाद जो है वो ये प्रॉमिस जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसकी स्टेट्स क्या होती हैं हमारे पास, पेंडिंग होती हैं, देन हमारे पास जो है या तो ये फुलफिल हो जाती है यानी ये अवेलेबल ना हो जाती है, या तो ये रिजेक्टेड हो जाती है, ये नेवर हो जाती है। तो प्रॉमिस हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले न्यू का कीवर्ड लिखते हैं, देन हम लोग जो है वो यहाँ पर प्रॉमिस का कीवर्ड लिखते हैं, ऐसे ब्रैकेट्स लगाते हैं, और इसके अंदर हम दो जो है वो आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं, रिजॉल्व और रिजेक्ट। रिजॉल्व बेसिकली क्या करता है कि जो भी हमारे पास सक्सेस होता है उसके लिए होता है, और रिजेक्ट क्या होता है, हमारे पास कोई भी एरर आ जाए तो उसके लिए होता है। हम यहाँ पर रिजॉल्व और रिजेक्ट के पैरामीटर्स पास करते हैं। इसकी कोड एग्जांपल ऐसे ले लें कि हमने यहाँ पर एक प्रॉमिस बनाया, फेच डाटा न्यू प्रॉमिस रिजॉल्व रिजेक्ट हमने इसके अंदर पास किया, और यहाँ पर एक बूलियन बनाया लेट सक्सेस इज इक्वल टू ट्रू। अब हमने यहाँ पर एक टाइम आउट का फंक्शन बना लिया जो कि चलेगा 2 सेकंड्स के बाद। अब अगर हमारे पास सक्सेस की वैल्यू ट्रू है, यानी हमारे पास सक्सेसफुल हो जाता है कोड की एग्जीक्यूशन, तो ये क्या करेगा, रिजॉल्व कर देगा, यानी डेटा लोडेड या कुछ भी मैसेज जो है वो यहाँ पर हम लोग पास कर देंगे। एल्स ये क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा, यानी हमारे पास जो है वो एरर आ जाएगा, एरर लोडिंग डाटा। तो ये कब चलेगा, हमारे पास 2000 सेकंड्स के बाद। अब यहाँ पर कॉल बैक हेल वाला फंक्शन जो है वो कैसे हमने सॉल्व किया, हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया डॉट देन और डॉट कैच का मेथड। यानी जब ये सक्सेस हो जाए फिर ये वाला काम कर लो, या अगर यहाँ पर हमारे पास एरर आ जाए यानी रिजेक्ट हो जाए तो ये वाला काम कर लो। जिसके आगे मैंने लिखा हुआ भी है कि व्हेन रिजॉल्व, व्हेन रिजेक्टेड। तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले जो ये फंक्शन हमने ये बनाया है प्रॉमिस,
वो लिखना है, उसके आगे लिखना है डॉट देन। तो ये क्या होगा, ये सक्सेसफुल केस को हैंडल करने के लिए डॉट देन यूज़ करेंगे, और जो एरर वाला केस होगा उसको हैंडल करने के लिए डॉट कैच लगाएंगे। यहाँ पर हमने एक एरो फंक्शन लगाया डाटा, और कंसोल डॉट लॉग हमारे पास यहाँ पर डाटा आ जाएगा, जो कि ये वाली लाइन होगी डाटा लोडेड, और एरर के अंदर यहाँ पर हम लोग जो है वो एरर डिस्प्ले करवा देंगे, जो कि ये वाला एरर होगा। तो रिजॉल्व क्या करता है, सक्सेसफुल हमारे पास जब हो जाए तो वो वाला लाइन एग्जीक्यूट होती है, और रिजेक्ट बेसिकली यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे पास कोई भी एरर रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें की पॉइंट्स हमारे पास क्या है कि डॉट देन हैंडल सक्सेस, डॉट कैच जो है वो हैंडल एरर। इससे हम लोग कॉल बैक हेल्प जो है वो उसको अवॉइड करते हैं। अवॉइड हमने कैसे करते हैं, डॉट देन और डॉट कैच का यूज़ करते हुए। यानी यहाँ पर भी तो हम लोग यही काम कर रहे थे ना, कि जब ये वाला हो जाए फिर इसको कर लो, फिर इसको कर लो, लेकिन इसमें नेस्टिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। यहाँ पर हम लोग सिंपली डॉट देन डॉट कैच के थ्रू जो है वो ये वाला काम कर सकते हैं। हम इसके अंदर यहाँ पर चेनिंग भी कर सकते हैं, यानी जब ये हो जाए इसके बाद एक और डॉट देन लगा दिया, उसके बाद एक और डॉट देन लगा दिया, इस तरीके से करके हम इसको चेनिंग भी जो है वो कर सकते हैं। एट लास्ट हमारे पास एसिंग अवेट आ गया। अब एसिंग अवेट जो है वो बेसिकली प्रोमिसेस के ऊपर ही हमारे पास काम कर रहा होता है ये, लेकिन ये जो है वो हमारे पास थोड़ा ज़्यादा क्लीनर वे प्रोवाइड करता है कोड लिखने का। एसिंग अवेट जो है वो दोनों कीवर्ड्स आपस में इकट्ठे काम करते हैं। एसिंग बेसिकली क्या करता है कि कोई भी फंक्शन जब हम चलाते हैं तो उसके लिए हमारे पास उसका जो भी रिस्पॉन्स होता है उसके लिए वेट करता है। एसिंग हमारे पास एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, जो कि जिस तरह हमने यहाँ पर बनाई, हमने एक एसिंग फंक्शन बनाया गेट डाटा का। अब इसके अंदर हमारे पास दो ब्लॉक्स होते हैं, ट्राई और कैच का। ट्राई बेसिकली हमारे पास ऐसा है कि डॉट देन का काम करता है, और जो कैच है वो हमारे पास यहाँ पर डॉट कैच का काम करता है। तो ट्राई में क्या करते होता है कि हम लोग पहले ट्राई करते हैं कि हमारा जो भी हमने एग्जीक्यूशन करवानी है वो चल जाए। अगर वो हो जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो हमारे पास डॉट ये जो कैच ब्लॉक है इसके अंदर हमारे पास जो है वो एरर हम लोग इस तरीके से शो करवा देते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, एसिंग फंक्शन बनाया है एक गेट डाटा का, और इसके अंदर हमने ट्राई किया लेट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट, और ये फेच एपीआई का यूज़ करते हुए हमने किसी भी एपीआई से जो है वो कोई भी डाटा जो है वो उठा लिया। अब हम लोग जो है हमें नहीं पता, हम चूँकि ये किसी वेबसाइट से या किसी सर्वर से या किसी एपीआई के थ्रू ये डाटा उठा रहे हैं, तो हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि ये जो है हमारे पास कितनी देर में इसका रिस्पॉन्स जो है वो आएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर लिया, अवेट का कीवर्ड लगा लिया कि इसके लिए जो ये वाला रिस्पॉन्स आ रहा है इसके लिए जो है वो वेट करो। जैसे ही वो रिस्पॉन्स आएगा तो वो रिस्पॉन्स होगा हमारे पास एक रिस्पॉन्स पैटर्न में, उसके अंदर हमारे पास उस रिस्पॉन्स की जो है वो इन्फॉर्मेशन होती है, हेडर्स और इस तरह की चीज़ें। लेकिन हम चाहते हैं कि उसके अंदर जो डाटा है, एक्चुअली यहाँ पर हम कोई पोस्ट जो है वो रिट्रीव करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको जेसॉन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, जेसॉन फॉर्मेट के अंदर। जेसॉन फॉर्मेट हमारे पास किस तरह होता है, बेसिकली सिंपल, जिस तरह हम लोग ऑब्जेक्ट्स लिखते हैं की वैल्यू पेयर्स के अंदर, यहाँ पर की आ जाती है, देन उसकी कोई वैल्यू होती है, इसी तरीके से हमारे पास जेसॉन फॉर्मेट में भी डाटा होता है। तो हमारे पास जो भी रिस्पॉन्स आता है हम उसको जेसॉन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर हम इस तरीके से अगर तो सक्सेसफुल हो जाए तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग डाटा कर लेते हैं। और अगर कोई एरर आ जाए तो हम यहाँ से एरर का पैरामीटर पास करके यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि हमारे पास ये एरर जो है वो जनरेट हो गया है। तो इसके अंदर एसिंग का वेट के अंदर बेसिकली हमारे पास ये डॉट देन डॉट कैच भी खत्म हो गया। यहाँ पर हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर जो है वो कोड्स लिख रहे होते हैं, और सबसे ज़्यादा भी हम लोग यही यूज़ कर रहे होते हैं एसिंग अवेट रिएक्ट जेएस के अंदर। देन एसिंग अवेट के अंदर हमारे पास जो ये कॉन्सेप्ट है ट्राई कैच का, ट्राई बेसिकली क्या करता है, एरर्स को ग्रेसफुली हैंडल करने के लिए यूज़ होता है। ये बेसिकली एरर हैंडलिंग के मेथड हैं कि अगर सक्सेसफुल हो जाए, यानी इस चीज़ को ट्राई करो, ये सक्सेसफुल हो जाए, अगर ये सक्सेसफुल नहीं है तो कैच कर लो, जो भी एरर आएगा हमारे पास उसको कैच कर लो, और इस तरीके से हम उस एरर को यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी स्क्रिप्ट क्रैश नहीं होती, और ये एसिंग अवेट के अंदर एरर हैंडलिंग के लिए यूज़ होती है। ये थी हमारी स्लाइड कंटेंट्स। अभी हम चलते हैं वीएस कोड के ऊपर, और जहाँ पर जो है वो कुछ प्रैक्टिकल जो है वो करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने जो है वो पढ़ा था टाइम आउट फंक्शन। तो हम लोग यहाँ पर जो है वो एक टाइम आउट का एग्जांपल एक लिख लेते हैं।
तो मैं यहाँ पर एक एरो फंक्शन बना लेता हूँ और सबसे पहले हमने सेट टाइम आउट का कीवर्ड लिखा। सिमिलरली इसके अंदर हमने एक कॉल बैक फंक्शन प्रोवाइड किया यहाँ पर इस तरीके से, और मैं यहाँ पर लिख लूँगा console.log हेलो यूज़र। और मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे पास ये सेट टाइम आउट है वो चल जाए कितने सेकंड्स के बाद, 2 सेकंड्स के बाद। इसको मैं एरो फंक्शन के अंदर नहीं बल्कि एरो फंक्शन से बाहर डाल दूंगा, और यहाँ पर मैं बल्कि एक पैरामीटर भी पास कर लेता हूँ नेम का। अब जब मैं ग्रीड यूज़र जो है वो चलाऊँगा यहाँ पर इस तरीके से, इसको पास कर दूंगा नेम। ग्रीड यूज़र इज़ नॉट अ फंक्शन। मेरा चार्जर कनेक्ट नहीं भाई, मैं चार्जर करना। एक मिनट रुकना, मेरा चार्जर कनेक्ट नहीं हो रहा है यहाँ पर। मैं यहाँ पर हमने कोड थोड़ा सा मिक्सड अप कर दिया। हमने कॉल बैक वाला कोड लिख दिया यहाँ पर। सिंपल कोड में लिखूंगा यहाँ पर सेट टाइम आउट, और इसके अंदर हम लोग कॉल बैक फंक्शन लिखेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर मैं लिखूंगा console.log हेलो यूज़र, और सेट टाइम आउट कर दूंगा इस तरीके से 1000। अब हमारे पास आप देख सकते हो कि ये 2 सेकंड के बाद ये 2000 लिखा है, तो ये मिली सेकंड्स में है। अगर आपने इसको मतलब आपने सेकंड्स में लिखना है ना, 2 सेकंड्स लिखने तो आप यहाँ पर 2000 लिखोगे। 3 सेकंड्स लिखने हैं तो यहाँ पर आप 3000 लिखोगे। तो इस तरीके से थाउजेंड्स में वैल्यू आएगी। ये वैल्यू जो है वो हमारे पास मिली सेकंड्स के अंदर है। तो सेट टाइम आउट ने बेसिकली क्या किया कि 2 सेकंड के बाद जो है वो हमारे पास यहाँ पर कोड चला लिया। अगर मैं इसको दोबारा से सेव करूँ तो ये भी नहीं आया हमारे पास, लेकिन जैसे ही 2 सेकंड्स गुजर जाएंगे ये हमारे पास इस तरीके से कोड जो है वो कर देगा। ये हमारे पास है सेट टाइम आउट।
जिसके अंदर सबसे पहले हम एक कॉल बैक फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। कॉल बैक फंक्शन हमारे पास क्या होता है, किसी भी फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन प्रोवाइड करना, और उसके बाद ये हमारे पास उसका टाइम डिले जो है वो होता है। देन नेक्स्ट हमारे पास था सेट इंटरवल। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक काउंटर बना लेंगे, लेट काउंटर इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट हम लोग इसको भी किसी वेरिएबल के अंदर डाल देंगे। इंटरवल काउंटर इज इक्वल टू सेट इंटरवल, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग काउंटर की वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, काउंटर इंटरवल हम लोग यहाँ पर 1000 कर देंगे। और एट दी एंड हम लोग यहाँ पर ये करेंगे कि काउंटर की जो वैल्यू है उसको इंक्रीमेंट करेंगे, और यहाँ पर एक इफ़ की कंडीशन लगाएंगे। अगर काउंटर हमारे पास 5 से बड़ा हो जाता है तो क्या करो, क्लियर इंटरवल कर दो हमारे पास, यानी इसकी जो एग्जीक्यूशन है उसको रोक दो। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर वो ये वाला फंक्शन जो है वो यहाँ पर पास कर देंगे, टाइम आउट वाला। तब आप देख सकते हो कि हमारे पास सबसे पहले काउंटर 1 आ गया, काउंटर 2, काउंटर 3, काउंटर 4, देन हमारे पास काउंटर 5 जो है वो चल गया, और बीच में हमारे पास हेलो यूज़र भी चल गया। अब हेलो यूज़र हमारे पास बीच में क्यों चल गया, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 सेकंड्स का टाइम लगाया था। तो जैसे ही हमारे पास यहाँ पर 2 सेकंड्स कंप्लीट हुए, अब आपने यहाँ पर इन एक्शन भी ये चीज़ देख ली कि एसिंक्रोनस हमारे पास किस तरीके से वर्क करती है। ये वाली चीज़ की वजह से इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो स्टॉप नहीं हुई, बल्कि इसकी एग्जीक्यूशन बैकग्राउंड में होकर 2 सेकंड्स के बाद हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो गई, और यहाँ पर हमारे पास हेलो यूज़र लिखा आ गया। और इसी तरीके से हमारे पास जो ये ऊपर ये वाले काउंटर्स थे ये भी चलते गए हर एक एक सेकंड के बाद। यहाँ पर क्या हुआ, हमने काउंटर का एक वेरिएबल बनाया, एक इंटरवल सेट किया जो हर एक सेकंड के बाद चलेगा, और इसके अंदर हम लोग काउंटर की बेसिकली वैल्यू प्रिंट करते जा रहे हैं और इंक्रीमेंट लगा रहे हैं। और 5 के बाद जो है वो रुक गया, क्यों रुक गया, क्योंकि हमने यहाँ पर क्लियर इंटरवल लगा दिया, यानी जैसे ही इसकी वैल्यू 5 से ग्रेटर होगी, इंटरवल काउंटर जो है वो स्टॉप हो जाए, यानी क्लियर इंटरवल हमने इसके ऊपर कर दिया। तो आपने ये चीज़ इन एक्शन देख ली कि कैसे जो है वो कोड के एग्जीक्यूशन। अगर मैं यहाँ पर और भी लिख दूँ console डॉट लॉग, तो वो भी सिमिलरली प्रिंट हो जाएगा हमारे पास, उसकी एग्जीक्यूशन रुकनी ही नहीं चाहिए। बस आप देख सकते हो हमारे पास सबसे पहले हेलो प्रिंट हो गया, देन काउंटर 1 आया, देन हेलो यूज़र आया। हालांकि console डॉट लॉग हेलो मैंने सबसे एंड पे लिखा था, तो अगर मैं तो उसको लाइन बाय लाइन अगर ये चीज़ एग्जीक्यूट होती तो हेलो जो है वो एंड पे हमारे पास प्रिंट होता। लेकिन चूंकि अभी हम एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट देख रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें बैकग्राउंड में चली जाती हैं एग्जीक्यूट होने के लिए, तो इससे बाकी प्रोग्राम का फ्लो जो है वो नहीं रुकता। तो हमारे पास जो एंड वाला है वो एग्जीक्यूट हो गया, और जो बाकी वाले हैं वो अपने टाइम के हिसाब से, यानी अपने डिले के हिसाब से हमारे पास यहाँ पर एग्जीक्यूट होते गए। तो ये था हमारे पास सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल्स। अब हम कॉल बैक फंक्शंस के कॉन्सेप्ट के ऊपर आ जाते हैं। इसको मैं कर देता हूँ कॉमेंट आउट। तो कॉल बैक्स क्या होते हैं, हमारे पास कोई भी फंक्शंस होते हैं जिनके अंदर हम फंक्शंस जो है वो एज एन आर्ग्यूमेंट हम लोग पास करते हैं। यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ ग्रीड यूज़र का ही, ग्रीड यूज़र, और console डॉट लॉग कर दूंगा हेलो, और उसका नेम यहाँ पर लिख दूंगा। यहाँ पर हमने नेम जो है वो एज अ पैरामीटर भी पास करना है। सबसे पहले हम नेम करेंगे, सेकेंडली हम लोग जो है वो यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन जो है ना, यानी इस लाइन ऑफ कोड के बाद कोई फंक्शन हमारे पास एग्जीक्यूट होना होना चाहिए, तो वो भी यहाँ पर हम लोग सेंड कर देंगे एज अ पेरीमीटर। तो क्या होगा, जैसे ये वाली लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगी तो हम कॉल बैक जो है वो अपना एग्जीक्यूट कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूँ जिसको हम एज अ कॉल बैक यूज़ करेंगे इस फंक्शन के अंदर, और वो फंक्शन क्या होगा हमारे पास, तो हम यहाँ कॉल बैक फंक्शन बोल देते हैं, और इसके अंदर लिख लेते हैं console डॉट लॉग आई एम कॉल बैक फंक्शन। आगे हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास ये वाला कॉल बैक फंक्शन है। अब जब मैं इस पहले वाले फंक्शन को एग्जीक्यूट करूँगा ग्रीड यूज़र को,
यहाँ पर इस तरीके से, और इसके अंदर मैं सबसे पहले भेज दूंगा अपना नेम फहद। और यहाँ पर अब जो है मैंने जो फंक्शन यहाँ पर एज एन कॉल बैक यूज करना है, जो कि इसके बाद एग्जीक्यूट हो, तो मैं वो वाला फंक्शन जो है वो यहाँ पर एज ए सेकंड आर्ग्यूमेंट जो है वो पास कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कॉल बैक फंक्शन। अब मेरे पास क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर हेलो फहद आ गया, और देन हमारे पास जो है वो यहाँ पर सेकंड फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो गया। तो ये होते हैं कॉल बैक फंक्शन। हाँ, मैंने एक चीज़ यहाँ पे पूछनी है। जी जी सर, पूछें। अ, यहाँ पे शायद आपने पीछे करवाया हो, मैंने क्योंकि लेक्चर नहीं दिए। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ ये पूछना चाह रहा हूँ, देखो आपने यहाँ पे पैरामीटर में नेम लिखा है ना, जी जी तो इससे हमारा कोटलिन में ये होता है कि आपको साथ में डेटा टाइप लिखनी पड़ती है, लाइक आपको स्ट्रिंग चाहिए, इंट चाहिए, बुलियन चाहिए। तो जी। अब यहाँ पे तो आपने जस्ट सिर्फ नेम लिखा हुआ है, तो इसको किस तरह पता है कि भाई ये मैंने नेम स्ट्रिंग देना है या इंट देना है? जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है ना वो डाटा टाइप की जो हैंडलिंग होती है ना, वो ऑटोमेटिक होती है। हमारे जो है ना वो लिखना नहीं, जैसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम लिखते हैं कि ये इंट है, ये स्ट्रिंग है, ये फ्लोट है, डबल है। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम ये काम नहीं करते, ये इसको ऑटोमेटिकली जो है वो हैंडल करता है। अब यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग पास की है, तो ये समझ जाएगा कि ये जो हम लोग चीज़ जो यहाँ पर पास कर रहे हैं वो स्ट्रिंग है। ये ऑटोमेटिक हैंडलिंग होगी यहाँ पर। ठीक बात है। जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें स्ट्रिक्टली जो है ना वो बताना नहीं पड़ता कि ये इंट है या ये क्या है, ये कौन सा वो वेरिएबल हमारा है। एंड्रॉयड में भी कोटलिन में नहीं बता, जब आप वेरिएबल बनाते हो ना, उस टाइम भी जी आपको बताना नहीं पड़ता क्या है, क्योंकि वो उसकी वैल्यू से आइडेंटिफाई कर देता है। लेकिन अच्छा जब अच्छा। आप बनाते हो मेथड, फंक्शन बनाते हो, फंक्शन में आपको उसके पैरामीटर में लाजमी वो बताना पड़ता है कि हाँ भाई आपने स्ट्रिंग देनी है, एंड देनी है, बुलियन देना है, तो वो आपको वहाँ पे फंक्शन में बताना पड़ता है। यहाँ पे तो अभी नहीं, मैंने पूछा कि यहीं पे नहीं है ना। जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होता। जावास्क्रिप्ट के अंदर ये ऑटोमेटिकली इस चीज़ की हैंडलिंग होती है वो। और कुछ और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिस तरह सी है, उसमें भी अगर आप कंसोल में कुछ टाइप वगैरह कर रहे हो, तो वहाँ भी आप डाटा टाइप जो है वो बताते हो साथ में कि ये फ्लोट है या स्ट्रिंग है क्या है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसा नहीं होता। जावास्क्रिप्ट में ये ठीक ऑटोमेटिकली जो है वो ये चीज़ हैंडल हो जाती है। बाकी इस ठीक चीज़ का है। तो आइडिया है ना आपको, ये टेम्पलेट लेटर्स का, अगर आपने ये वाला लेक्चर देखा है या नहीं। नहीं, लेक्चर मैंने नहीं देखा, लेकिन मुझे आइडिया है क्योंकि ये चीज़ कोटलिन में यूज होती है। हाँ, तो ये मैं देख टेम्पलेट रहा हूँ लेटर्स साथ साथ। जी, साथ साथ मैं देख रहा हूँ, तो वो ठीक है। समझ समझ आ गई आपको। कंटिन्यू। जी जी, कंटिन्यू करें, आ रही है। ठीक। अच्छा, कॉल बैक फंक्शन हम देख रहे थे। तो कॉल बैक फंक्शन क्या होते हैं, कोई भी ऐसा फंक्शन जो हम एज एन आर्ग्यूमेंट जो है वो पास कर दें, उसको कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं। अब इसके अंदर मसला क्या आता है बेसिकली, मसला ये आ जाता है कि हमारे पास कॉल बैक हेल्प बन जाती है। यानी यहाँ पर जो है मैं ये एक फंक्शन बनाया, इस फंक्शन के अंदर मैं कुछ और फंक्शन जो है वो एज एन कॉल बैक यूज़ कर रहा हूँ, इसी के अंदर मैं एक और यूज़ कर रहा हूँ, तो ये जो है वो कॉल बैक हेल्प बन जाती है। यानी इसको हैंडल करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था वो था प्रोमिसेस का कॉन्सेप्ट, जो बेसिकली क्या करता है, या तो रिजॉल्व हो जाता है यानी सक्सेसफुल हो जाता है, या तो वो रिजेक्ट हो जाता है यानी उसमें कोई ना कोई एरर आ जाता है। तो अब हम जो है वो प्रोमिसेस का देख लेते हैं। और ये जो कॉल बैक्स हैं इस तरीके से मतलब नेस्टेड करके जो है ना यूज़ करना, यानी ये वाला लाइन ऑफ कोड चले, उसके बाद ये वाला फंक्शन चले, ये अब ये वाला तरीका जो है वो हम यूज़ नहीं करते। अब हम जो है वो हम प्रोमिसेस या एसिंग अवेट जो है वो उसको यूज़ करते हैं। कॉल बैक्स अब सिर्फ कहाँ पर यूज़ होती है कि आपने कोई बटन लगाया और उसमें आपने ऐड इवेंट लिसनर कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। इसके अंदर हमने क्लिक का फंक्शन यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन, बेसिकली इसको एक फंक्शन प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसको भी क्या बोलते, ये हमारे पास क्या है, कॉल बैक फंक्शन है, क्योंकि ये भी तो एक फंक्शन हम एक किसी इस फंक्शन के अंदर जो है वो पास कर रहे हैं। तो ये अब इस तरीके के जो हमारे पास काम है उसके लिए हम कॉल बैक फंक्शंस का यूज़ करते हैं। लेकिन इसके अंदर भी जो है वो हम लोग नेस्टिंग बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं करते। हम अब प्रोमिसेस का जो है वो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। हमारे पास प्रोमिसेस क्या होती है, कोई भी ऐसी वैल्यू होती है जो कि या तो सक्सेसफुल हो जाती है या तो हमारे पास उसमें कोई एरर आ जाता है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक एग्जांपल बनाता हूँ कि हम जो है वो कोई कहीं से कोई डाटा जो है वो लोड कर रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, लोड डाटा नाम का जो है वो एक प्रॉमिस बना लेता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर सबसे पहले मैं न्यू का कीवर्ड लिखूंगा, फिर मैं लिखूंगा प्रॉमिस। अब इसके अंदर जो है वो मुझे दो पैरामीटर्स पास करने हैं। सबसे पहला होता है रिजॉल्व,
और सेकंड हमारे पास होता है यहाँ पर रिजेक्ट। ये एक एरो फंक्शन है बेसिकली, तो हम इसका सिंटैक्स लिख लेंगे। अब इसके अंदर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, डाटा लोडेड सक्सेसफुली, और इसको मैं कर दूंगा ट्रू फिलहाल के लिए। देन मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक सेट टाइम आउट लगाऊंगा बेसिकली, कि कुछ टाइम बाद जो है ना वो मेरा ये या तो रिजॉल्व हो जाए या तो रिजेक्ट हो जाए। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इफ़ और हमारी जो डाटा लोडेड सक्सेसफुली की वैल्यू है, या अगर तो वो ट्रू है तो क्या कर दो, रिजॉल्व कर दो, और यहाँ पर लिख दो डाटा लोडेड सक्सेस। लेकिन अगर ये फॉल्स हो जाती है तो एल्स में क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो, यानी कोई एरर जनरेट कर दो, और यहाँ पर लिख दो एरर लोडिंग डाटा, और यहाँ पर इस तरीके से जो है वो हम टाइम पास कर देंगे। अब मैं क्या करूँगा, डॉट देन और डॉट कैच, जो कि बेसिकली सक्सेसफुल या एरर के केस को हैंडल करने के लिए होता है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले फेच सॉरी लोड डाटा यहाँ पर लिखूँगा, जो हमारे फंक्शन का नेम है, और यहाँ पर लिखूँगा डॉट देन, कि अगर ये हो जाए, ये सक्सेसफुल हो जाए तो फिर ये करो, या फिर एरर जो है वो जनरेट कर दो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले डाटा पास करूँगा, डाटा का पैरामीटर, और console डॉट लॉग में यहाँ पर डाटा डाटा को console डॉट लॉग करूँगा, और इसी के साथ जो है वो मैं डॉट कैच लिख दूँगा। डॉट कैच क्या करेगा, बेसिकली हमारे एरर को कैच करेगा। यहाँ पर मैं एरर का पैरामीटर पास करूँगा, और यहाँ पर मैं कर दूँगा console डॉट लॉग एरर। तो अब आप देख सकते हो कि हमने 2 सेकंड का टाइमर लगाया था, तो 2 सेकंड्स के बाद हमारा डाटा लोडेड जो है वो सक्सेस आ गया, यानी हमारा जो है वो डॉट देन वाला केस सक्सेसफुली चल गया। हमने इस जो ये वाला प्रोग्राम है उसको सक्सेसफुली हैंडल कर लिया। लेकिन अगर मैं इसको फॉल्स कर दूं तो अब मेरे पास क्या होगा, ये प्रॉमिस जो है वो रिजॉल्व नहीं होगा, बल्कि रिजेक्ट हो जाएगा। तो रिजेक्ट के केस में क्या होगा कि डॉट देन नहीं चलेगा, हमारे पास डॉट कैच चलेगा, जो कि बेसिकली क्या करता है, हमारे पास यहाँ पर एरर्स को कैच करता है। तो मैं इस तरीके से अगर यहाँ पर चलाऊँ इसको दोबारा, तो हमारे पास एरर लोडिंग डाटा का यहाँ पर एरर जो है वो जनरेट हो गया है। तो इससे क्या हुआ, हमारे पास हमने जो है वो कॉल बैक हेल जो है, मतलब कॉल बैक के अंदर कॉल बैक लगाना, यानी डीप नेस्टिंग जो है उसका उसको रिजॉल्व कर दिया। किस तरीके से, डॉट देन और डॉट कैच के थ्रू हमने यहाँ पर उसको रिजॉल्व कर लिया। अगर मैं यहाँ पर इस फंक्शन के बाद भी कुछ और चलाना चाहूँ तो मैं यहाँ पर डॉट देन लगा सकता हूँ, और यहाँ पर दूसरी एग्जीक्यूशन जो है वो कर सकता हूँ। तो इस तरीके से डॉट देन चेनिंग करके जो है वो मैं कॉल बैक्स का जो कॉल बैक हेल है बेसिकली उसको रिजॉल्व कर सकता हूँ। तो ये सबसे बेसिक एग्जांपल हमारे पास इस टाइम ये है कि हमने एक प्रॉमिस बनाया जो कि या तो रिजॉल्व होगा या तो रिजेक्ट होगा। रिजॉल्व के केस में हमारे पास ये है, और रिजेक्ट के केस में हमारे पास ये है। अब इसका यूज़ केस बेसिकली क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम कुछ डाटा किसी एपीआई से या किसी सर्वर से उठा रहे होते हैं, तो हमें नहीं पता होता कि वो सर्वर जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल कितना टाइम में डाटा सेंड कर रहा है। अभी तो हमने यहाँ पर टाइमर लगाया ना, क्योंकि हम लोग खुद ये चीज़ लिख रहे हैं कि 2 सेकंड्स के बाद ये चीज़ चल जाए। लेकिन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ेंगे एसिंग अवेट का, उसमें हमें टाइम का नहीं पता होता कि वो वहाँ पर टाइम कितना है। और सेकेंडली हमें ये भी नहीं पता होता कि जिस सोर्स से हम लोकेट करना चाह रहे हैं उस पर वो चीज़ एग्जिस्ट भी करती है या वो सर्वर एग्जिस्ट करता है। यानी तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोमिस के थ्रू अगर तो वो एग्जिस्ट करती है तो हम उसको रिजॉल्व कर लेते हैं, वरना उसको हम रिजेक्ट कर लेते हैं, इस तरीके से। अब हमारे पास आता है यहाँ पर एसिंग अवेट का कॉन्सेप्ट, और सिमिलरली मैं यहाँ पर एक और फंक्शन बना लेता हूँ। अब एसिंक अवेट वाले जितने भी फंक्शंस हैं उसके पीछे सबसे पहले जो अगर आपने डिक्लेयर करना है कि ये एसिंक्रोनस फंक्शन है, यानी इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो बैकग्राउंड में होनी है। एसिंक्रोनस का मकसद ही ये है कि आपके प्रोग्राम का फ्लो जो है वो ना रुके और बैकग्राउंड में हमारे पास जो है वो चीज़ें चलती रहें। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एसिंक का कीवर्ड लगाऊंगा यहाँ पर, और यहाँ पर एक फंक्शन का कीवर्ड, देन उस फंक्शन का नेम, और यहाँ पर जो भी पैरामीटर्स जो है वो हमने पास करने हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लिख लूँगा, गेट डाटा, यानी हम कोई भी जो है वो डाटा उठा रहे हैं, पैरामीटर्स फिलहाल के लिए हम नहीं लेंगे। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ट्राई करूँगा। ट्राई और कैच का हमने जो है ना वो स्लाइड्स के अंदर पढ़ा था, ये बेसिकली एरर्स को ग्रेसफुली हैंडल करने का तरीका होता है।
क्योंकि हमें ये तो इस चीज़ का तो इल्म नहीं है ना कि जिस सर्वर या जिस एपीआई से या जिस सोर्स से हम डाटा उठा रहे हैं वहाँ वो डाटा है भी या नहीं, वो सर्वर है भी या नहीं। तो हमने एरर्स को भी हैंडल जो है वो करना होता है। एरर जनरेट हो जाए तो फिर प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाती है, तो हमने एरर्स को ग्रेसफुली हैंडल करना होता है। तो ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स का हमने एक वेरिएबल बनाया। अब जो भी चीज़ हम लोग रिट्रीव कर रहे हैं, मतलब कोई भी अगर हम डाटा रिट्रीव कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम वेट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या कीवर्ड लगा लेंगे, अवेट का कीवर्ड लगा लेंगे। और यहाँ पर मैं अभी जो है ना वो ये कॉन्सेप्ट वैसे हमने पढ़ा, हम लोग आगे पढ़ेंगे एपीआईज का, लेकिन यहाँ पर बेसिकली हमारे पास फेच एपीआई होती है। फेच बेसिकली क्या करती है, किसी भी जो है ना वो एपीआई से हमारे पास यहाँ पर डाटा उठा लेती है। तो वो कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर एसिंग अवेट का बेस्ट सीखने का तरीका यही है कि हम एपीआईज के थ्रू इसको पढ़ें। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फेच कर लूँगा और अपने ब्राउज़र में आऊँगा और यहाँ पर जो है वो कोई भी जो एपीआई जो है वो उठा लूँगा। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा पोकेमॉन एपीआई, जो कि हमें पोकेमॉन्स का जो है वो डाटा देगी। आप कोई भी एपीआई जो है वो उठा सकते हैं, सबसे सिंपल मेरे पास इस टाइम यही है। और इसको यहाँ से जो ये लिंक है बेसिकली इसको कॉपी कर लूँगा। अब मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया। वापस अपनी वेबसाइट के ऊपर आएंगे और यहाँ पर फेच के अंदर स्ट्रिंग्स के अंदर जो है ना मैं ये चीज़ पेस्ट कर दूँगा। अब फेच बेसिकली क्या करेगा, इस वेबसाइट के अंदर यानी इस पाथ के अंदर जाएगा और यहाँ से जो भी हमारे पास डाटा है उसको फेच करके हमारे पास यहाँ पर इस रिस्पॉन्स के अंदर लाकर स्टोर कर देगा। लेकिन चूंकि ये हम किसी और लोकेशन से उठा रहे हैं तो हमें यहाँ इसकी ना तो हमें इसकी टाइमिंग्स का पता है, ना तो हमें ये पता है कि ये जो है वो सर्वर एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, एसिंग अवेट यूज़ करेंगे, यानी इस चीज़ का पहले वेट करो कि ये चीज़ हमारे पास जब आ जाए देन जो है वो नेक्स्ट एग्जीक्यूशन हमारे पास हो। तो लेट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट। अब चूंकि ये रिस्पॉन्स जो है ना वो हमारे पास जो भी आता है वो जेसॉन फॉर्मेट में नहीं होता, उसके अंदर बेसिकली रिस्पॉन्स की इंफॉर्मेशन होती है, हेडर्स और इस तरह की चीज़ें। मैं यहाँ पर क्या कर लूँगा, लेट डाटा इज इक्वल टू, इसको भी मैं करूँगा अवेट और रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन, यानी जो ये रिस्पॉन्स है उसको हम जेसॉन के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। तो जो ये रिस्पॉन्स है ये हमारे पास जो है वो जेसॉन फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से ये जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन होता है। तो जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन होगी हमारे पास, जो ये इंफॉर्मेशन है ये हमारे पास एग्जैक्टली जो है वो console डॉट लॉग के अंदर आ जाएगी। मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पर console डॉट लॉग और यहाँ पर मैं कर लूँगा डेटा। अब ये तो है हमारे पास सिनेरियो तब कि जब हमारे पास ये सक्सेसफुली हो जाए, लेकिन हम लोगों ने एरर भी हैंडल करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कैच कर लूँगा और यहाँ पर एरर का पैरामीटर पास कर दूंगा और console डॉट लॉग, बल्कि console डॉट एरर कर लेंगे हम। बहुत स्टार्टिंग के फर्स्ट लेक्चर्स में हमने देखा था कि जब हमने कोई एरर जनरेट करवाना हो, कोई एरर डिस्प्ले करना हो, तो हम लोग console डॉट एरर करते हैं। यहाँ पर इस तरीके से मैं लिख लूँगा एरर और यहाँ पर एरर को जो है वो पास कर दूंगा। तो जो भी एरर होगा हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर अगर गेट डाटा करूँ तो आप देख सकते हो कि थोड़ी सी लोडिंग हुई हमारे पास। मैं इसको दोबारा सेव करके बताता हूँ। सबसे पहले हमारे पास लोडिंग हुई, देन हमारे पास जो है ना ये रिस्पॉन्स आ गया। इसके नीचे ये लाइन भी आ रही है, इसको भी मैं देखता हूँ, एक मिनट, किसी लॉजिकल एरर की वजह से आ रही है। खैर आपने ये देखा हमारे पास जो है वो ऊपर एपीआई से जो है वो, ऊपर से अभी लोड डेटा। हाँ ये वाली लाइन है, इसको हम कमेंट आउट करना भूल गए। तो ये हमारे पास रिस्पॉन्स जो है वो आ गया। अब ये एग्जैक्ट ये वाला रिस्पॉन्स है जो कि बेसिकली हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, जो पोकेमॉन जो भी इसके अंदर होती हैं, एबिलिटी, स्पीसीज और ये वो चीज़ें। ठीक है, खैर उससे हमारा ताल्लुक नहीं है। हमने सिर्फ देखना था कि कैसे फेच के थ्रू हमने डाटा का वेट किया पहले, और फिर हमने इसको उस रिस्पॉन्स को जो है वो यहाँ पर इस तरीके से वेट करके उसको जेसॉन में कन्वर्ट करके यहाँ डिस्प्ले कर लिया। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट रिस्पॉन्स को कंसोल कर दूँ तो अब ये मुझे रिस्पॉन्स की जो है वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास हेडर्स आ रहे हैं, ओके, स्टेटस और इस तरह की चीज़ें। तो हमने रिस्पॉन्स का जो है वो कंसोल नहीं करना, हमें एक्चुअली जो उसके अंदर डाटा आ रहा है वो हमने देखना है। तो हमने उसको जेसॉन में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। अब अगर मान लो कि मैं इसकी
जो लिंक है उसके अंदर थोड़ी सी कर दूँ चेंजेस, यानी यहाँ से अगर ये टी में हटा दूँ, अब क्या होगा, अब तो ये सोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो अब क्या होगा, हमारे पास ये वाला एरर जो है वो आ जाएगा। अब आप देख सकते हो हमारे पास गेट का बेसिकली एरर आ गया, और गेट के एरर में क्या है कि 404 नॉट फाउंड, और यहाँ पर हमारे पास अगेन एक और एरर भी आ गया है, सिंटैक्स एरर। इसको फ़िलहाल के लिए इग्नोर करें, ये कुछ और एरर है किसी जेसॉन का। खैर, जो मेन हमारे पास यहाँ पर एरर आया कि हमने क्या देखा कि हमारे पास ये जो रिसोर्स है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो इसने यहाँ पर हमारे पास 404 का एरर जो है वो थ्रो कर दिया है, नॉट फाउंड। 404 का बेसिकली एरर क्या होता है, ये एक स्टेटस कोड होता है 404। हमारे पास अगर जो रिसोर्स है यानी पाथ है हमारे पास वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो 404 का एरर थ्रो कर देता है, गेट का बेसिकली एरर आ जाता है। तो अब आपने देखा कि ट्राई हमने जब किया था, जब हमने यहाँ पर इसका कोड सही लिखा था, तो हमारे पास जो है वो रिस्पॉन्स आ रहा था, लेकिन जैसे ही हमने इसकी ये यूआरएल यानी इसके पाथ को चेंज किया, तो अब हमारे पास इसने एरर जो है उसको कैच कर लिया, और यहाँ पर हमारे पास एरर जो है वो कंसोल डॉट एरर में आ रहा है। तो ये था हमारे पास एसिंग अवेट। एसिंग अवेट जो है वो रिएक्ट जेएस के अंदर हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोग एपीआईज का वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। और सेकेंडली प्रोमिसेस में अभी तो हमने यहाँ पर देखा कि हमने यहाँ पर जो है वो रिजॉल्व रिजेक्ट और ये चीज़ें जो है ना वो हमने लगाई, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग बेसिकली क्या कर रहे होते हैं कि हम किसी रिसोर्स से जो है वो चीज़ें उठा रहे होते हैं, डाटा रिट्रीव कर रहे होते हैं, तो रिजॉल्व रिजेक्ट हम लोगों को वहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम लोग वहाँ पर सिंपली उसके रिस्पॉन्स के साथ काम कर रहे होते हैं, यानी डॉट देन और डॉट कैच को जो है ना ये चीज़ हम यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि हम लोग जो है वो रिजॉल्व और रिजेक्ट जो है वो किस तरीके से करते हैं, यानी प्रोमिस को बनाते एक्चुअली किस तरीके से हैं। और देन उसी का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास एसिंग अवेट का हो जाता है कि इस चीज़ के लिए वेट कर लो, और अगर एरर आ जाए तो उसके एरर को हैंडल कर लो। नेक्स्ट हमारे पास ट्राई कैच का ब्लॉक है, जो कि हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसकी भी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। इसको मैं कर दूंगा कमेंट आउट। यहाँ पर ट्राई कैच का ब्लॉक सिर्फ जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं है, ये और भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का अंदर होता है, और इसका जो है वो पर्पज़ ही ये होता है एरर्स को हैंडल करना। तो यहाँ पर मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, ट्राई फंक्शन, और कैच कर लेता हूँ एरर। साथ साथ में मीटिंग का टाइम भी देखना है। लो, आवाज़ आ रही है मेरी? अभी आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। और दूसरी है कि मीटिंग का टाइम भी साथ में देखना है। मीटिंग हमारे पास अभी तो शो नहीं हो रहा यहाँ पर टाइम, अभी होगा। अच्छा, अभी आपने देख लिया कि हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया। अब ये फंक्शन जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्या हुआ, ट्राई का ये वाला जो है वो जो ये वाला ब्लॉक है ये तो फेल हो गया, क्योंकि हमारे पास ये वाला फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उसने हमारे पास जो है वो एरर थ्रो कर दिया, समथिंग वेंट रॉन्ग का, हमारे पास यहाँ पर एरर आ गया। लेकिन हम अगर इसकी एक एग्जांपल और भी देखते हैं,
इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 0 और console डॉट लॉग में कर लूँ यहाँ पर रिजल्ट। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर भी जो है वो एरर आ गया, क्योंकि ये जो है वो चीज़ एग्जीक्यूट नहीं हुई और यहाँ पर जो है वो हमारे पास एरर जनरेट होकर आ गया। तो ट्राई कैच हम लोग एसिंग और अवेट के अंदर यूज़ करते हैं कि जब हमारे पास रिस्पॉन्स जो है वो आ जाए सक्सेसफुली तो वो उसको एग्जीक्यूट कर देता है, और अगर कोई जो है वो एरर आ जाए तो उसको एरर जो है वो हमारे पास यहाँ पर जनरेट कर देता है। तो ये एरर हैंडलिंग बेसिकली मेथड है। मीटिंग का टाइम पता नहीं अब हमारे पास कितना है। खैर, ये थे आज के टॉपिक्स, और अगर आप किसी कॉन्सेप्ट की या किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझसे जो है वो क्वेश्चंस पूछ सकते हो।